शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ करेंगे। हल्द्वानी में बनफूलपुरा मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है। कल ही हल्द्वानी जाएगा सपा का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। सांसद एसटी हसन, एमएलए अताउर रहमान हल्द्वानी जाएंगे। अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर लोगों से मुलाकात करेंगे। रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने की तैयारी है, लेकिन अब इस पर राजनीति देखिए गर्मा गई है। सपा का 10 सदस्यीय डेलीगेशन हल्द्वानी जाएगा कल और इसमें सांसद एसटी हसन शामिल होंगे। एमएलए अताउर रहमान हल्द्वानी में जाएंगे। अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर लोगों से मुलाकात होगी। दरअसल मामला है रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर और इसी मसले पर अब देखिए राजनीति देखने को मिल रही है। सपा का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जाएगा हल्द्वानी और लोगों से करेगा मुलाकात। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश के बाद लोगों का विरोध चल रहा है। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अब लोग विस्थापन की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे अधिकृत भूमि बनभूलपुरा के गफूर बस्ती को हटाने के आदेश दिए थे। 78 एकड़ जमीन और 4365 घरों को हटाए जाने के आदेश थे। हालांकि अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, लेकिन लोगों का इस पर साफ कहना है कि जिस तरह से घर खाली कराने के आदेश दिए गए वो आदेश गलत हैं। लोग विरोध कर रहे हैं इस कार्रवाई का। जब से आदेश जारी हुए हैं तब से लोगों के बीच गुस्सा देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन और रेलवे विभाग का एक समन्वय था और उसमें वो संवेदनशील स्थल जो चिन्हित किए जाने थे और साथ ही साथ जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन किस प्रकार से किया जाए उसके संबंध में एक बैठक की और बैठक जो है ठीक प्रकार से संपन्न हुई। देखिए ये तो अभी इस पे बताया जाना उचित नहीं होगा कि कब से क्या कार्रवाई होने, लेकिन हाँ ये रेलवे और पुलिस और प्रशासन का एक समन्वय बैठक थी और इसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का किस प्रकार से अनुपालन अच्छी प्रकार से किया जाए उसके संबंध में एक निरीक्षण। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। करीब 78 एकड़ जमीन का सर्वे किया गया और इसमें उन जगहों को चिन्हित किया गया जहां पर अतिक्रमण है और अतिक्रमण के दायरे में 4365 मकान आ रहे हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कवायद चल रही है। रेलवे प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम की निगरानी में जमीन का सर्वे कराया जा रहा है। 78 एकड़ जमीन पर ड्रोन के जरिए सर्वे किया गया। अतिक्रमण के दायरे में जमीन पर बने 4365 मकान आ रहे हैं। रेलवे की जो टीम है वो ड्रोन सर्वे कर रही है, जिसमें जो उन्होंने अपनी मैपिंग किया था उसका ड्रोन सर्वे के माध्यम से भी एक मैप तैयार करने के लिए ऐसा कर रही है और ये सर्वे भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ड्रोन के जरिए उस क्षेत्र की मैपिंग की गई जहां पर अतिक्रमण किया गया है। सर्वे के आधार पर मैपिंग तैयार की जा रही है। हालांकि कांग्रेस आम लोगों के बचाव में उतर आई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने हाईकोर्ट में सही ढंग से मामले की पैरवी नहीं की। पहले भी सरकार की लापरवाही के चलते ही एक पक्षीय निर्णय आया है। सरकार को इंटरवीन करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन करना चाहिए। जो हमारा सीमांकन की बात जो एफिडेविट कोर्ट में दिया गया था सरकार द्वारा कि राजस्व विभाग और रेलवे विभाग का संयुक्त सीमांकन होगा, वो कराया जाना चाहिए। और किसी को अगर अतिक्रमण के चलते हटाया जाता है तो उसको हटाना बाद में चाहिए। मलिन बस्ती अधिनियम के तहत जो हमारे सरकार का एक्ट है जो कांग्रेस ने बनाया था 2016 में, उस एक्ट के तहत पहले पुनर्वास की बात की जानी चाहिए, उसके बाद दूसरी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उधर प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ लोग विरोध भी कर रहे हैं। इसी को लेकर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। लोगों का कहना है कि अगर सरकार अतिक्रमण हटाना ही चाहती है तो सबसे पहले उन्हें विस्थापित किया जाए। शांतिपूर्वक जुलूस निकाला गया है और हर आदमी पीड़ित था। जो पीड़ित परिवार थे, महिलाएं, बच्चे, आदमी सब सड़कों पर उतरे और शांतिपूर्वक निकाल के सब अपने अपने घर चले गए। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर प्रशासन ने कार्रवाई की तो इतने परिवार जाएंगे कहाँ? एक साथ 4000 से ज्यादा लोगों को कहाँ विस्थापित किया जाएगा? एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित साह की रिपोर्ट। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ठंड के मौसम में 52,000 लोगों को बेघर करना ये ठीक नहीं है। इसका समाधान बातचीत से निकलना चाहिए। 52,000 लोगों को इस कड़कड़ाती ठंड में आप सड़क में रखेंगे, जिसमें बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष हैं। हमारे राज्य के मानवीय चेहरे के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण समय है। मैंने कल इसीलिए ट्वीट करके माननीय मुख्यमंत्री से आराधना की है, प्रार्थना की है, आज फिर दोहरा रहा हूँ
कि इस राज्य मानवीय मूल्यों का राज्य है। इस राज्य की को केवल कानून की लकीरों से मत बांधिए, हस्तक्षेप करिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता विनोद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, अगर इस जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर चलता है, अतिक्रमण को हटाया जाता है, तो 52,000 लोग बेघर हो जाएंगे। उनका कहना है कि पहले हमारे रहने की कोई व्यवस्था की जानी चाहिए, पुनर्वास किया जाना चाहिए, उसके बाद इस तरीके की कोई कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इस पर अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई रिएक्शन आया है? जी देखिए पूजा, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी कहा है कि ये पूरा मसला राज्य सरकार के लिए चुनौती बन सकता है और करीब 52,000 ऐसे लोग हैं। अगर अतिक्रमण हटता है तो बिल्कुल 52,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे और करीब 4,300 ऐसे घर हैं जो आवासीय घर हैं। अगर अतिक्रमण चलता है तो बिल्कुल एक राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में 5 तारीख को यानी 5 जनवरी को ये सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश रहता है उसका इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन बिल्कुल राज्य सरकार के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। और जिस तरह से विपक्ष यानी कांग्रेस भी सवाल उठा रहे हैं कि करीब 52,000 लोगों को अगर इस सर्द मौसम में घर से बाहर रहना पड़ा तो किस तरीके का ये डिसीजन होगा, वो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि एक समाजवादी पार्टी के 10 सदस्यीय दल भी हल्द्वानी पहुंचेगा, लोगों से बात करेगा। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो 5 जनवरी को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना है कि आखिरकार अतिक्रमण हटना चाहिए या अभी उस पर स्टे होगा, उसका इंतजार तो ज़रूर होगा। लेकिन अभी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी सरकार पर हमलावर है और कहा है कि अगर इस सर्द मौसम में 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर होंगे तो राज्य सरकार के लिए बड़ा एक गलत फीडबैक रहेगा। लेकिन ये मानिए कि इस पूरे मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहता है उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन विनोद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमें इंतजार अभी करना पड़ेगा। लेकिन इन 52,000 लोगों के भविष्य का क्या, जिसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, वो महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं, घर से बेघर हो जाएंगे, इनके भविष्य का क्या? क्या इनके विरोध को देखकर लग रहा है कि कुछ फैसला इनके पक्ष में आ सकता है? बिल्कुल, देखिए अभी तो 5 जनवरी का इंतजार करना होगा पूजा, क्योंकि नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए पहले ही आदेश कर दिया गया था और उसी क्रम में अब ये तमाम जितने भी लोग हैं ये पूरे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में ये तारीख है, सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट किस तरीके की अभी ये डिसीजन देता है उसका इंतजार ज़रूर करना पड़ेगा। लेकिन बच्चे हों या गर्भवती महिला हो, गरीब आदमी हो या फिर तमाम उस इलाके में ऐसे लोग भी रहते हैं, उस करीब 4,300 से आवासीय ऐसे घर हैं जहां पर लोग रहते हैं। लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट, नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से ये डिसीजन दिया गया था कि जो रेलवे के किनारे यानी रेलवे भूमि पर अवैध अतिक्रमण हुआ है उसको तोड़ा जाए, उसके बाद में तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और 5 जनवरी को इसमें सुनवाई होनी है। और अगर अतिक्रमण तोड़ने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाता है तो बड़ी चुनौती सरकार के सामने होगी। लोगों का मानना है कि सरकार की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। अगर अतिक्रमण को भी हटाना है तो उससे पहले तमाम लोगों को विस्थापित करने की काम राज्य सरकार करे। लेकिन अभी पूजा केवल सुप्रीम कोर्ट पर जो सुनवाई होनी है उसके लिए इंतजार करना होगा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का। और तब तक लोग जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं ये भी देखना महत्वपूर्ण है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, हल्द्वानी में जो रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटने की तैयारी चल रही है, इससे वन विभाग की भी टेंशन बढ़ गई। आशंका यह है कि अतिक्रमणकारी वन विभाग की खाली पड़ी हुई जमीन पर आ सकते हैं। अब ऐसे में जाहिर है कि वन विभाग भी अलर्ट है। वन क्षेत्र में अतिक्रमण ना हो सके इसके लिए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। जो हमारा, क्योंकि अभी जो इंदिरा नगर रेलवे फाटक है उससे ऊपर हल्द्वानी तक जो है ये पूरी टोटल अतिक्रमण की जो भूमि है, अतिक्रमणकारियों को हटाया जा रहा है। और इसके एग्जैक्टली सामने वाली जो जगह है इंदिरा नगर से लेके और ऊपर गोला पुल तक, और उसके बाद गोला पार भी जो हमारी ISBT को जो पूर्व में हमने भूमि दी थी या फिर जू वाली भूमि। पौड़ी के कलजीखाल ब्लॉक और सतपुली क्षेत्र को आपस में जोड़ने वाला बांघाट पुल क्षतिग्रस्त है। पुल के क्षतिग्रस्त होने पर इससे भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। बड़े वाहन बंद होने से अब लोगों के सामने जरूरी सामानों की किल्लत होने लगी है। राशन, गैस सिलेंडर, निर्माण सामग्री समेत तमाम जरूरी सामान के लिए अब ग्रामीणों को महंगे दाम चुकाने पड़ रहे हैं। भारी वाहनों की आवाजाही बंद होने से 90 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी भी तय करनी पड़ रही है।
ये करीब 5 महीने से पूरी तरह बंद करा हुआ है भारी वाहनों के लिए, जिसके कारण जो है कि कलजीखाल और कोट क्षेत्र की कम से कम 20 से 25 हज़ार की आबादी को जो है महंगे दामों पर जो है निर्माण सामग्री या राशन या अन्य चीज़ों को खरीदना पड़ रहा है। गैस सिलेंडर की दिक्कत हो रही है। में जो है आवाजाही होनी चाहिए, लेकिन अब दूसरा पक्ष देखते हैं तो उसमें वास्तव में जो नुकसान होने वाली स्थिति है वो ज़्यादा क्रिटिकल है। तो इस स्थिति में उसका जो है PWD के एक्शन से बात हुई है हमारी और DM से भी बात हुई थी, तो उसमें आंगन एस्टिमेट बन चुका है और उस सरकार को उन्होंने भेज दिया है। बड़ी खबर यह है कि देहरादून में महंगाई के विरोध में धरना चल रहा है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। गैस सिलेंडर और तेल के बढ़े हुए दामों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए कुछ तस्वीरें सामने आई हैं देहरादून से, जहां पर कार्यकर्ता विरोध करते हुए नजर आए हैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो महंगाई के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। गैस सिलेंडर, तेल के बढ़े हुए दामों के विरोध में ये प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर सरकार के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता महंगाई का विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। रुड़की क्षेत्र में कई ईंट भट्टे नियमों के विपरीत चल रहे हैं और इनके खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बगैर नियमों के चल रहे 40 ईंट भट्टों को नोटिस जारी करके कार्रवाई की तैयारी कर ली है, क्योंकि गाइडलाइंस के अनुसार ईंट भट्टा संचालकों ने नई जिगजैग बिक्र तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया। इससे अब प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है। लगभग 195 भट्टों सर्वे किया है और इसमें से हमने पाया कि लगभग 145 के आसपास जिन्होंने जिगजैग कर दिया है और जो 40 भट्टे अब से उनके द्वारा नहीं किया गया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने बोर्ड मुख्यालय स्तर भेजा है। पूरी रिपोर्ट माननीय NGT में और हाईकोर्ट को अवगत करा दिया गया। तदनुसार जो भी निर्णय होगा उसके अधीन कार्रवाई की जाएगी। टिहरी के अटाली गांव के ग्रामीण खौफजदा हैं। ग्रामीणों की दहशत की वजह है उनके खेतों में पड़ रही ये बड़ी बड़ी दरारें। ग्रामीणों का कहना है कि जब से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण शुरू हुआ है तभी से ये दरारें पड़ रही हैं। पहले ये दरारें छोटी थी, मगर अब इनका आकार और दायरा बढ़ रहा है। इसमें इन्होंने पहले कुछ वादे किए थे कि रास्ते और जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ है उसके वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। इन दिनों नरेंद्र नगर इलाके में अटाली गांव के नीचे से होकर सुरंग निर्माण का काम चल रहा है। लोगों को लगता है कि सुरंग निर्माण की वजह से जमीन में दरार आ रही है। इसके साथ ही लोगों के घरों में भी दरारें आना शुरू हो गई हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर अधिकारियों ने संज्ञान लिया है और रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। वर्तमान में जो खेतों में दरारें आई हैं उसके संबंध में भूगोलीय सर्वे हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, जो टेक्निकल इंजीनियर हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। जल्दी इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही कहा जाएगा कि इसका असर कहाँ तक है। द्वितीय जो गांव वालों की जो भी डिमांड है वो हमारे उच्च अधिकारियों के समक्ष रखी जाएगी। उसी के लिए आज मैं जल्दी गांव वाले इस संबंध में अपना एक राय बना के अपना प्रस्ताव देंगे। इस प्रस्ताव को उच्च अधिकारियों को अवगत कराएगा। जमीन धंसने से ग्रामीणों में गुस्सा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन की जमा पूंजी अपने मकानों में लगाई है। खेती बाड़ी से ही उनका घर चलता है, इसीलिए वो अपनी आंखों के सामने इसे बिखरने नहीं देंगे। ABP गंगा के लिए टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। ऋषभ पंत के कार हादसे पर राजनीति अब शुरू हो गई है। हादसा कैसे हुआ इस पर सस्पेंस अभी बरकरार है, लेकिन हरीश रावत ने सरकार पर सवाल उठा दिए। सड़क पर गड्ढे को लेकर हरीश रावत का आरोप है कि जब से धामी सरकार सत्ता में आई है गड्ढा कल्चर बढ़ गया है। ऋषभ पंत के साथ हादसा कैसे हुआ, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन पुलिस की अपनी थ्योरी है और सरकार की अपनी। एक तरफ तो पुलिस का दावा है कि नींद की झपकी आने पर यह हादसा हुआ, यानी गाड़ी चलाते वक्त ऋषभ पंत को नींद आ गई थी। इन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर ने उन्होंने दूर से गाड़ी को आते देखा था और जैसे झपकी टाइप में लहरा जाती है गाड़ी, ऐसे गाड़ी लहराई और डिवाइडर से टकराई। जिन्होंने इमीडिएटली पंत को बाहर निकाला पूरा और उनसे गाड़ी को तलाशा और उनसे भी पूछा। उन्होंने भी कहा कि जो है उन्हें झपके आ गए और अंदर में और कोई नहीं है। लेकिन इस थ्योरी पर सवाल तब उठने लगे जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के मैक्स अस्पताल में ऋषभ पंत से मुलाकात की। सीएम धामी ने दावा किया
कि गड्ढे की वजह से ये हादसा हुआ। उनका कहना था कि कुछ आगे कुछ गड्ढा जैसा सामने आया या कोई काली चीज़ दिखाई दी, उसके कारण से जो है पता नहीं लगा कि कब गाड़ी कैसे आगे चली। उनका कहना था कि कुछ आगे कुछ गड्ढा जैसा सामने आया या कोई काली चीज़ दिखाई दी, उसके कारण से जो है पता नहीं लगा कि कब गाड़ी कैसे आगे चली। सीएम धामी के इस बयान के बाद उत्तराखंड में सियासत का पारा हाई हो गया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने ऋषभ पंत की गाड़ी के एक्सीडेंट पर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। हरीश रावत ने कहा कि जिस तरह से सड़क पर गड्ढा होने से इतने बड़े हादसे की बात सामने आ रही है, इसमें सरकार की बड़ी लापरवाही है। ये गंभीर बात है। हमने अपनी लापरवाही से सड़कों में गड्ढों के कारण जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खिलाड़ी जिसने यहाँ जन्म लिया उसको करीब करीब खो दिया। राज्य के अंदर जिस तरीके से गड्ढा कल्चर 1-2 साल से हम देख रहे हैं भाजपा के राज्य में सड़कों में, हमारी बनाई हुई टकाटक सड़कों को इन्होंने चमाचम सड़कों को गड्ढों में बदल दिया। हादसे की वजह क्या है, इससे पर्दा उठना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले वार पलटवार का दौर जारी है। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ है उस पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि गाड़ी ऋषभ पंत अकेले चला रहे थे, जिसकी स्पीड बेहद ज्यादा थी। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि ऋषभ पंत की गाड़ी चंद सेकंड में डिवाइडर से टकराने के बाद आग का गोला बन गई। ये सड़क के गड्ढे की राजनीति जो क्रिकेट के एक नामी सितारे के एक्सीडेंट के बाद शुरू हुई थी, तो ये एक कहानी आगे इस तरह से शुरू हो गई है कि जिसमें सियासत का तड़का लगा हुआ है। अभी भी इस वक्त तक भी कोई तकनीकी कारण, कोई ऐसी जांच रिपोर्ट जो परीक्षण करने के बाद, जांच करने के बाद, पूरे फैक्ट फाइंडिंग के बाद सामने आई हो, उसका कोई कारण सामने हो, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं लग रहा है। अभी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। इन बयानों से यहाँ की सियासत गर्मा गई है। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। ऋषभ पंत की कार हादसे के बाद अब पुलिस की नींद भी टूटी है। अब पुलिस हादसों को न्योता दे रहे ब्लैक स्पॉट्स को एक बार फिर से चिन्हित करने की बात कर रही है और संबंधित विभागों के साथ ही दुर्घटना संभावित पॉइंट्स को भी जांचा जाएगा। दरअसल पिछले साल नारसन से मंगलौर बाईपास तक सैकड़ों हादसे हो चुके हैं। अब तक करीब 50 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में अब ऋषभ पंत के साथ जो हादसा हुआ है उसके बाद पुलिस एक्शन प्लान तैयार कर रही है। ब्लैक स्पॉट के रूप में सुधारीकरण, जो उनकी कमियां हैं उन्हें दूर कराने के प्रयास तत्काल जितनी जल्दी संभव हो सके अमल में लाए जाएं, ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके और दुर्घटनाओं में होने वाले जानमाल का नुकसान न्यूनतम किया जा सके। और जो कमियां प्रकाश में आई हैं उन कमियों को दूर कराने हेतु सभी स्टेक होल्डर्स को निर्देशित किया गया है। अल्मोड़ा में लोक संस्कृति से जुड़े लोक कलाकार संघ की बैठक हुई। इस बैठक के जरिए सरकार से 3 सूत्रीय मांगे रखी गई, जिसमें लंबित बिलों के भुगतान, लोक कलाकारों का मानदेय बढ़ोतरी और सूचना लोक संपर्क निदेशालय से सांस्कृतिक दलों का पंजीकरण करवाने की मांग है। उनको लोक संस्कृति के लिए जाना जाता है, तो हमारी सबसे पहली मांग है जो संस्कृति विभाग में सांस्कृतिक लोक दलों के जो लंबित बिल हैं उन बिलों का यथाशीघ्र भुगतान हो। दूसरी मांग हमारी है कि भाई जो लोक कलाकार, उन कलाकारों का मानदेय इस महंगाई के दौर में बढ़ना चाहिए। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। साल 2023 को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार का क्या एजेंडा है और इसी के साथ ही राज्य सरकार के कामकाज का रोड मैप क्या है, इस बारे में सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की है। एबीपी गंगा के संवाददाता ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और धामी सरकार के क्या एजेंडे होंगे इस साल, हमारे साथ में बातचीत करने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। सर, सबसे पहले तो एबीपी गंगा की तरफ से आपको शुभकामनाएं। ये बहुत धन्यवाद और सभी को नए साल 2023 की मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। सभी के लिए साल अच्छा हो और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम नए संकल्प जो हमने लिए हैं उन सभी नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में जो पिछले साल हमने जो कार्यक्रम शुरू किए हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए और जिन संकल्पों को हमने प्रारंभ किया है, जिन संकल्पों को लिया है, वो सारे संकल्प पूरे हों, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, लगातार काम करेंगे। क्या एजेंडे इस साल 2023 के रहेंगे धामी सरकार? देखिए, जो पिछले दिनों हम लोगों ने बागवानी के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और पर्यटन के क्षेत्र में और साथ ही साथ
जो हमारा जल विद्युत का क्षेत्र है, उस जल विद्युत के क्षेत्र में हमारी बहुत सारी जो परियोजनाएं आज विभिन्न कारणों से रुकी हुई हैं, वो सब चालू हों। हम नई नीति हमने अभी मंत्रिमंडल में उसको मंजूर किया है, मंत्रिमंडल में हमने फैसला किया है उस नई नीति के अनुसार, और जो निवेशक हैं विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे यहाँ निवेश करने वाले लोग हैं, उन सभी के साथ काम करके एक बड़ा निवेश यहाँ पर हम लोग लाना चाहते हैं। नई भर्ती हो या फिर यूसीसी की ड्राफ्ट कमेटी, इस पर आप क्या कहें? नई भर्ती, जो भी भर्ती होगी सब पारदर्शिता के आधार पर होगी, और ऐसे बच्चे, ऐसे बेटे बेटियां जो मेहनती होंगे, लगन से जिन्होंने काम किया होगा, उन सभी को आगे आने का अवसर मिलेगा, क्योंकि अब हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि किसी भी कीमत पर अब इन भर्तियों में कोई गड़बड़ियां नहीं होंगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनोहर रावत के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। और भर्तियों के गड़बड़ी के मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल हाल ही में उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने गड़बड़ी को लेकर 3 भर्तियां रद्द की, जिसमें वन दारोगा, सचिवालय रक्षक, स्नातक स्तर की परीक्षा शामिल है। इस पर कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए। तो कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार ने युवाओं को रोजगार का वादा दिया था, लेकिन रोजगार देने के बजाय रोजगार छीना जा रहा है। उत्तराखंड के नौजवानों के साथ तो बड़ा ज़बरदस्त घिनौना मजाक इस सरकार ने किया है। कभी ये कहते हैं कि 22,000 भर्ती कर रहे हैं, कभी कहते हैं 24,000 भर्ती कर रहे हैं, और जो भर्तियां निकाली भी उसके बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहे हैं। आप देख लीजिए, घोटाले के शिकार हो रहे हैं लोग, लोगों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। आज ही देख लीजिए, चाहे वन दरोगा की बात हो, चाहे पुलिस के महकमे की बात हो, चाहे स्टेनोग्राफर की बात हो, एलटी शिक्षकों की बात हो, कहीं सरकार गरीब संवेदनशील नहीं है। हरीश रावत ने अपने निवास पर मंडुए की रोटी और गुड़ की पार्टी दी। हरीश रावत ने अपनी इस पार्टी में उत्तराखंड के मोटे अनाजों से बने व्यंजन तैयार करके सभी को अपने हाथों से खिलाया। और हरीश रावत ने अपनी इस पार्टी से प्रदेश सरकार पर भी हमला बोला। हरीश रावत ने मोटे अनाज, मंडुआ, झंगोरा की अनदेखी का आरोप लगाया। चाहते हैं हमारा राज्य मिलेट ईयर के बजाय मडुआ ईयर बनाए, ताकि मडुआ प्रजाति के जो उत्पाद हैं उनको बढ़ावा मिल सके, उसकी कार्य योजना में काम कर सके। मैंने 2014 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था, हमारी सरकार ने उस समय 9 पहलें स्टार्ट की थी इन मोटे अनाजों के लिए, जिसमें मडुआ, झोंगरा आदि के लिए खरीद मूल्य और बोनस की नीति भी थी, जिसको इस सरकार ने विड्रॉ कर दिया है। जोशीमठ में लोग जान जोखिम में डालकर रहने को मजबूर हैं। भूस्खलन की वजह से यहां पर 590 घरों में दरार आ गई है, जिससे आधे से ज्यादा घर रहने के लायक तक नहीं रहे। लेकिन प्रशासन की अनदेखी की वजह से लोग इन घरों में रह रहे हैं, और ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा, बड़ा सवाल है। मनोहर बाग वार्ड में हालात बेहद खौफनाक है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।